डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। इसको इसको दूसरा भी नाम दिया है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ये भी कह सकते हैं। तो देखो डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल या थ्योरी, और कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है प्री अज्यूम कर लिया है, और नोटिस का मतलब है जो सूचना है वो मतलब दे दी गई है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब हुआ भी लॉ ये मानता है भी जो सूचना है वो दे दी गई है, मतलब जो पब्लिक है उन तक मतलब पहुंच गई है। तो इसको ये भी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये इस ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है भी ये क्या करता है, कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता क्या है ये आज हम पढ़ेंगे। तो देखो कंपनी के दो ही मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये क्या कहता है, अंडर सेक्शन 399 ऑफ कंपनीज एक्ट states that when memorandum of association and AOA registered with ROC becomes public document। ये क्या कहता है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 399 के अंदर ये क्या कहता है, जब MOA एंड AO जो है AOA जो है पास रजिस्टर कर दिया जाता है, जैसे ही वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है रजिस्टर्ड हो जाते हैं, वैसे ही ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, ठीक है। जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आरओसी के पास रजिस्टर कर दिया जाएगा, फाइल कर दिया जाएगा, जैसे ही वो आरओसी के पास रजिस्टर्ड हो जाएंगे ये दोनों डॉक्यूमेंट, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट क्या बन जाएंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। पब्लिक मतलब होता है ये वाले जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी के भी द्वारा, पब्लिक के द्वारा इजीली मतलब देखे जा सकते हैं, रीड किए जा सकते हैं, इंस्पेक्ट किए जा सकते हैं भी आर्टिकल और मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है। तो ये क्या है, पब्लिक के द्वारा उनको इंस्पेक्ट किया जा सकता है। कैसे इंस्पेक्ट करेंगे वो, बाय पेइंग रिक्विजिट फीस। ये क्या है, क्या कहता है, अगर कोई भी जो है कंपनी के साथ डील करना चाहता है और मेमोरेंडम आर्टिकल को पढ़ना चाहता है, तो वो इनकी कॉपी जो है कंपनी के द्वारा जो डिसाइडेड फीस है उस फीस को पे करके इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी है वो कंपनी से ले सकता है। तो इस तरह से ये क्या कहता है भी जब आर्टिकल और मेमोरेंडम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर हो जाएंगे, वैसे ही ये दोनों डॉक्यूमेंट क्या बन जाएंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ डील करता है वो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकता है, इन दोनों देख सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है, ये अज्यूम करता है दैट एनी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी रीड एंड अंडरस्टूड द कंटेंट ऑफ AOA एंड MOA। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है, ये मानता है भी जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील करेगा वो कंपनी के साथ डील करने से पहले इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ ले। सिर्फ पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है, वो जो आर्टिकल और मेमोरेंडम जो कहना चाहते हैं वो उस अर्थ में अगर उन चीज़ों को समझ लेता है तो ये जो कंपनी है वो उन लोगों से अज्यूम करती है जो लोग कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं। ये क्या कहते हैं, इफ़ पर्सन डीलिंग विद कंपनी इज इन ए मैनर विच इज इनकंसिस्टेंट विद प्रोविजंस ऑफ MOA एंड AOA। ये क्या कहता है, अगर कोई पर्सन जो है कंपनी के साथ डील करता है और वो डील इस तरह से करता है भी जो डीलिंग है उसकी वो जो MOA के और आर्टिकल के जो प्रोविजंस है उनके अनुसार नहीं है, तो इस केस में जो वो पर्सन होगा ये, या फिर ये कह सकते हैं भी जब भी किसी आउटसाइडर के द्वारा जो ट्रांजैक्शन की जाती है कंपनी के साथ और वो आर्टिकल और मेमोरेंडम की जो प्रोविजंस हैं उनके बाहर है, उनसे उनकी बाउंड्रीज को क्रॉस करके है, तो इस केस में जो वो पर्सन है जो कंपनी के साथ डील कर रहा है वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, वो कंपनी को उस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए बाउंड नहीं ठहरा सकता। तो इस केस में इस कहने का इनका मतलब है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है भी जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील करेगा उससे ये उम्मीद की जाएगी भी उस पर्सन ने कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, अच्छी तरह से समझ लिया है, और वो कंपनी के साथ अगर डील करेगा तो वो आर्टिकल और मेमोरेंडम के प्रोविज़न के अनुसार ही डील करेगा। अगर वो पर्सन कंपनी के साथ प्रोविज़न्स के अनुसार डील नहीं करता, उन प्रोविज़न्स के बाहर होकर कोई डीलिंग करता है, तो इस केस में उस डीलिंग के लिए वो कंपनी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता, वो अपने ओन रिस्क पर इस तरह का करेगा। तो ये क्या कहता है, इस केस में ये इस तरह का कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्यों दिया गया है, क्योंकि इससे क्या होता है कंपनी अपने आप को सेफ कर लेती है आउटसाइडर से, कंपनी खुद को प्रोटेक्ट करती है इस मतलब इस प्रिंसिपल के थ्रू।
मतलब है भी जो भी आउटसाइडर जो है कंपनी के साथ डील करेगा उससे ये उम्मीद की जाती है भी उसने आर्टिकल और मेमोरेंडम के जो रूल्स हैं वो अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। अगर उन रूल्स के बाहर वो कोई भी एक्टिविटी करता है, कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कंपनी को जो है जिम्मेवार वो नहीं ठहरा सकता। वो ये नहीं कह सकता भी मतलब कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है वो कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम के बाहर होकर किया है। तो इसमें क्या है, कंपनी अपने आप को जो है इस प्रिंसिपल के थ्रू जो है प्रोटेक्ट करती है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल है, जैसे ये क्या कहते हैं, इफ आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी प्रोवाइड दैट बिल ऑफ एक्सचेंज इशूड बाय इट शैल हैव सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स। ये क्या कहता है, किसी कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है भी जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज कंपनी के द्वारा इशू किया जाएगा उस बिल ऑफ एक्सचेंज पर कम से कम 2 डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल में लिखा हुआ है भी जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज कंपनी की तरफ से इशू किया जाएगा उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर होने जरूरी है। ठीक है जी, ये प्रोविजन है आर्टिकल में बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड। तो एक पर्सन क्या करता है, कंपनी से उसको एक बिल मिलता है जिस बिल पर सिर्फ जो है ओनली 1 डायरेक्टर के साइन होते हैं, सिर्फ एक डायरेक्टर के साइन होते हैं। तो ये क्या कहता है, वो जो पर्सन जिसके पास जो बिल है कैन नॉट क्लेम एनी पेमेंट ऑफ सच बिल बिकॉज ही इज सपोज्ड टू सी दैट बिल इज सो साइंड। ये क्या कहता है, वो जो पर्सन है जिसके पास बिल है एक डायरेक्टर के साइन किए हुए, वो उस बिल की जो पेमेंट है वो कंपनी से नहीं मांग सकता, क्योंकि वो जो बिल है वो आर्टिकल में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उस प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा। तो वो पर्सन कंपनी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता बिल की पेमेंट करने के लिए, क्योंकि कंपनी के आर्टिकल में मेंशन है भी कंपनी के बिल पर कम से कम 2 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, तभी जो कंपनी है पेमेंट करने के लिए लायबल होगी। तो इस केस में उस बिल पर जो है एक ही डायरेक्टर के साइन है, तो इस केस में जो पर्सन जिसके पास वो बिल है वो कंपनी से उस बिल की जो पेमेंट है वो नहीं मांग सकता। तो कहने का मतलब है इस केस में जो है कंपनी ने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि उस पर्सन को पहले आर्टिकल को देखना चाहिए था भी बिल से रिलेटेड जो है आर्टिकल में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, उसने एक डायरेक्टर की साइन किए हुए बिल को क्यों रिसीव किया। तो इस तरह से वो जो आउटसाइडर है जिसके पास वो बिल है वो कंपनी से जो है उसकी पेमेंट नहीं ले सकेगा। इसके बाद है, वो तो था हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और ये है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये उसकी एक्सेप्शन है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाले की ये वाला जो है एक्सेप्शन है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सिंपल कहता है, ये क्या कहता है, कंपनी के अंदर इंटरनल मैनेजमेंट किस तरह का चल रहा है, कैसा चल रहा है, इसके बारे में जानकारी आउटसाइडर को लेना कोई जरूरी नहीं है। तो ये क्या कहता है भी ये अज्यूम किया जाता है भी जो भी इंटरनल जो भी एक्टिविटी कंपनी के अंदर की जा रही हैं वो सारी एक्टिविटी उन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उन एक्टिविटीज़ को कंपनी के AOA एंड मेमोरेंडम के अनुसार ही कर रहे होंगे। इसका मतलब वो सही ही कर रहे होंगे। तो आउटसाइडर के लिए ये जानना जरूरी नहीं है भी कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो किस तरह का है। तो इस केस में जो इस प्रिंसिपल का जो सहारा लेकर जो आउटसाइडर हैं वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या कहता है, पर्सन डीलिंग विद द कंपनी, जो भी पर्सन जो आउटसाइडर है जो कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर डील करता है, अज्यूम दैट द कंपनी हैज करेक्टली कैरीड आउट इंटरनल प्रोसीजर। तो जो भी आउटसाइडर कंपनी के साथ डील करेगा वो ये अज्यूम करके चलेगा भी कंपनी के द्वारा जो भी मतलब एक्टिविटीज़ की जा रही हैं कंपनी में, जो भी इंटरनल प्रोसीजर है कंपनी का वो बिल्कुल सही किया जा रहा है, कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम के अनुसार ही किया जा रहा है। पर्सन डीलिंग विद कंपनी नो नीड टू इंक्वायर इंटरनल मैनेजमेंट। तो जो पर्सन डील कर रहा है उसको ये जानने की ज़रूरत नहीं है भी कंपनी का जो इंटरनल प्रोसीजर है वो आर्टिकल और मेमोरेंडम के अनुसार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो ये कहता है इंडोर मैनेजमेंट। सिंपल कहने का मतलब आउटसाइडर को कंपनी से डील करने से पहले ये जानने की ज़रूरत नहीं है भी कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट एज पर प्रोविज़न हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके बाद है, जैसे इसमें एक केस दे रखा है जिस केस की वजह से डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की जो थी उत्पत्ति हुई थी, ओरिजिन हुई। जो केस है ये क्या कहते हैं, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट का केस है। इस केस में क्या था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी स्टेटेड दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अथोराइज टू बोरो मनी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी बाय पासिंग रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। ये क्या कहता है, कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ था
भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी के लिए, कंपनी के बिहाफ पर जो है मनी बोरो कर सकते हैं, बट वो मनी बोरो कब करेंगे, उनको मनी बोरो करने से पहले जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करना होगा। अगर वो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर की कंसेंट ले लेते हैं, रिजोल्यूशन पास कर लेते हैं, तो वो कंपनी के बिहाफ पर जो है मनी बोरो कर सकते हैं कंपनी के लिए, उनको अथॉरिटी दी गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, बोरो मनी फ्रॉम टर्कवांड, इसमें जो लोन दिया गया था वो टर्कवांड जो पर्सन था उसके द्वारा दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोरो मनी फ्रॉम टर्कवांड विदाउट पासिंग रिजोल्यूशन, टर्कवांड लेंड द मनी। तो इसमें क्या किया, अज्यूमिंग दैट शेयर होल्डर अथोराइज द डायरेक्टर टू बोरो एज पर आर्टिकल। तो देखो जो टर्कवांड था उसने मतलब उसने क्या क्या लोन जो था दे दिया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो लोन लिया था वो उन्होंने लोन लेने के लिए कोई रिजोल्यूशन पास नहीं किया जनरल मीटिंग में, बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सीधा विदाउट पासिंग रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग क्या कर लिया, टर्कवांड से लोन ले लिया। तो टर्कवांड ने जो लोन दिया था वो ये मान के दिया था भी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने आर्टिकल के अनुसार जो है रिजोल्यूशन पास कर लिया होगा, क्योंकि हम क्या मानते हैं, अभी जो आर्टिकल जो पास किया जा रिजोल्यूशन जो जनरल मीटिंग में पास होता है, ये माना जाता है भी वो जो चल रहे हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी काम कर रहे हैं वो कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम के अनुसार ही कर रहे होंगे, है ना। तो ये इंटरनल मैटर है। तो टर्कवांड ने समझा भी ठीक है, उन्होंने मतलब जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कर लिया होगा और मैं इनको लोन दे देता हूँ, मुझे मतलब कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसा है ये जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मतलब अज्यूम करता हूँ भी जो कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट है वो एज पर आर्टिकल और मेमोरेंडम ही होगा। तो ये अज्यूम करके टर्कवांड ने क्या कर दिया, लोन दे दिया कंपनी को। इस केस में फाउंड दैट मनी बोरोड विदाउट अथोराइजेशन शेयर होल्डर। तो बाद में पता चला भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो लोन लिया था टर्कवांड से वो बिना रिजोल्यूशन पास किए हुए लिया था। तो इस केस में जो गलती थी वो किसकी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की थी। ये क्या कहा गया उन्होंने, भाई ये तो इंटरनल इरेगुलरिटी है। तो इस केस में जो डिसीजन था वो ये था भी जो गलती है वो किसकी है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, कंपनी की है, क्योंकि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने आर्टिकल के जो प्रोविजंस थे उनको फॉलो नहीं किया। और इस केस में जो टर्कवांड है उसने जितना लोन दिया है उस लोन की रिपेमेंट टर्कवांड को होनी चाहिए। तो इस केस में जो प्रोटेक्ट किया वो किसने प्रोटेक्ट किया है, किसको प्रोटेक्ट किया गया है, टर्कवांड को प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि इसको इसकी लोन मिलनी चाहिए। तो टर्कवांड कौन है यहाँ पर, आउटसाइडर है। तो इस तरह से जो आउटसाइडर हैं इसका कहने का मतलब है भी जो आउटसाइडर हैं, अगर जो मैटर है इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जहाँ कंपनी में इंटरनल जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनसे रिलेटेड है, तो आउटसाइडर पार्टी को ये देखने की ज़रूरत नहीं है भी इंटरनल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो एज पर आर्टिकल और मेमोरेंडम हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये उनका खुद का मैटर है। तो इस केस में इस जो इंडोर मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है इसका हवाला देकर जो आउटसाइडर हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी केस में टर्कवांड ने कह दिया भी ये अज्यूम किया जाता है भी इंटरनल जो प्रोसीजर है वो एज पर कंपनी का आर्टिकल और मेमोरेंडम होगा, तो मुझे जो है कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट किस तरह का है मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे जो मेरा राइट है, जो मेरी लोन की रीपेमेंट है वो मुझे मिलनी चाहिए। तो इस प्रिंसिपल है तो जो आउटसाइडर था टर्कवांड उसको लोन की रिपेमेंट दी गई और इस केस के लिए जो था कंपनी को जो था रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। इसके बाद है इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं भी किन किन केसेस पर जो इंडोर मैनेजमेंट वाला जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो 3 मेन प्रिंसिपल हैं इसमें। फर्स्ट है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी का मतलब है कि जो पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है उसे उस कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर के बारे में पता है और फिर भी वो जानबूझकर जो है कंपनी के जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो नहीं करता। जैसे इसमें केस था रखा है हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी कंपनी का। तो इस केस में क्या होता है भी जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के आर्टिकल में जो है कहा गया अभी जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो अथोराइज हैं भी वो 1000 पाउंड तक का जो लोन है वो कंपनी को दे सकते हैं। ठीक है, ये कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ था। तो अब डायरेक्टर को अथोराइज किया गया। तो देखो डायरेक्टर कौन है, कंपनी के इंटरनल जो है एम्प्लॉयज ही तो हैं, इंटरनल ऑफिसर्स हैं, उनको कंपनी के अंदर क्या हो रहा है वो उस सब चीज़ों के बारे में जानकारी है। तो देखो इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या किया,
इस बात का पता होते हुए भी मतलब वो सिर्फ कंपनी को 1000 पाउंड का लोन दे सकते हैं। इस बात का पता होते हुए भी उन डायरेक्टर ने क्या किया, कंपनी को 3500 पाउंड की जो लोन था वो कंपनी को दे दिया। तो इस केस में देखो वो डायरेक्टर जो थे कंपनी में ही रहते हैं, उनको इस बात का पता है भी मतलब हम जो लोन दे सकते हैं कंपनी को सिर्फ वो 1000 पाउंड तक का ही दे सकते हैं, बट भी फिर भी उन्होंने ये इस बात को जानते हुए भी उन्होंने जो लोन था वो कंपनी को ज़्यादा दिया। तो इस केस में ये डिसीजन था भी मतलब हाँ, इसमें ये भी था भी अगर वो मतलब 1000 पाउंड से ज़्यादा लोन देना चाहते हैं तो उनको शेयर होल्डर्स की जो कंसेंट है वो लेनी होगी, मतलब रिजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में। तो इस केस में उन डायरेक्टर ने क्या किया, 3500 पाउंड का जो लोन था वो कंपनी को दे दिया बिना रिजोल्यूशन पास किए। तो इस केस में जो डिसीजन आया था वो ये था भी जो कंपनी है जो है 1000 पाउंड तक का लोन की रिपेमेंट करने के लिए ही लायबल होगी, और जो रिमेनिंग लोन है वो कंपनी नहीं देगी, क्योंकि जो इंटरनल मैनेज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको इस बात का पता था भी वो 1000 से ज़्यादा लोन जो है कंपनी को नहीं 1000 जो है पाउंड से लोन ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर देंगे तो उसके लिए उनको रिजोल्यूशन पास करना होगा। फिर भी डायरेक्टर्स ने उस रिजोल्यूशन को पास नहीं किया और कंपनी को लोन दिया। तो इस केस में जो गलती है वो किसकी है, डायरेक्टर्स की है। तो इस केस में जो कंपनी लोन रीपे करेगी वो 1000 पाउंड तक का ही करेगी, इससे ज़्यादा लोन पे करने के लिए जो है कंपनी लायबल नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्टर जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी कंसेंट। तो इस केस में जो डायरेक्टर्स हैं अगर वो ये कहें भी भाई ये यहाँ पर मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल होता है, हमें तो पता ही नहीं था कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, तो वो इस चीज़ का एक्सक्यूज़ देकर डायरेक्टर अपने आप को सेफ नहीं कर सकते। तो इस केस में जो कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, कंपनी जो सिर्फ जो है मतलब 1000 तक का जो है रीपेमेंट के लिए ही पेमेंट करेगी। तो इस केस में कौन हुआ, इस केस में प्रोटेक्शन किसकी हुई, कंपनी की हुई, आउटसाइडर की नहीं हुई, क्योंकि डायरेक्टर्स की नहीं हुई। तो इस तरह की ये एक्सेप्शंस हैं इंडोर मैनेजमेंट का। यहाँ पर डायरेक्टर जो है इंडोर मैनेजमेंट का जो बेनिफिट है वो नहीं ले सकते। इसके बाद सेकंड जो एक्सेप्शन है वो है नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ आउटसाइडर। देखो जो आउटसाइडर अगर वो कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं बट वो उस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, वो लापरवाह रहते हैं, तो इस केस में भी जो आउटसाइडर हैं वो अपने आप को सेफ नहीं कर सकते। जैसे इसमें केस दे रखा है आनंद विहारी लाल वर्सेस दिनशा एंड कंपनी। तो इस केस में क्या होता है, एक जो पार्टी होती है वो क्या करती है, कंपनी का जो अकाउंट उस अकाउंटेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है भी, मतलब कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो अकाउंटेंट किसको सेल करेगा, उस पार्टी को सेल करेगा। तो इस केस में भाई जो आउटसाइडर जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कंपनी के अकाउंटेंट के साथ प्रॉपर्टी को लेने के लिए, खरीदने के लिए, तो उसको पहले ये तो देख लेना चाहिए थे भी क्या अकाउंटेंट के पास कंपनी की प्रॉपर्टी सेल करने का राइट है या नहीं, मतलब वो अथोराइज है या नहीं। तो इस केस में आउटसाइडर की गलती थी, उसने मतलब उस अकाउंटेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया भी, मतलब उसको ये तो चेक करना था पहले भी मतलब उसके पास अथॉरिटी है या नहीं। तो इस केस में ये डिसीजन ये था भी ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उस पार्टी ने उस कंपनी के अकाउंटेंट के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट जो था शुरू से ही वॉइड था, उसको पूरा कराया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कंपनी के अकाउंटेंट के पास जो है कंपनी की प्रॉपर्टी सेल करने का राइट नहीं होता। तो इसमें किसकी गलती थी, आउटसाइडर की गलती थी। उसको देखना था भी क्या उसके पास अकाउंटेंट के पास प्रॉपर्टी को सेल करने का राइट है या नहीं। तो इस केस में जो आउटसाइडर हैं वो इंडोर मैनेजमेंट का जो सहारा लेकर अपने आप को जो है सेफ नहीं कर सकते, वो ये नहीं कह सकते भी कंपनी जो है बाउंड है इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। तो इस केस में गलती इसकी है, आउटसाइडर की है, और ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा नहीं हो सकता। इसके बाद थर्ड जो है वो है फोर्सरी। फोर्सरी का मतलब होता है जब भी कभी कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं या फिर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके द्वारा अगर कोई जो है डॉक्यूमेंट नकली इशू कर दिया जाता है, तो इस केस में उस नकली डॉक्यूमेंट के लिए जो कंपनी है वो लायबल नहीं होगी। तो इसी तरह से इस केस में क्या हुआ था, एक कंपनी का जो इस कंपनी का जो सेक्रेटरी था उसने क्या किया, मतलब एक शेयर सर्टिफिकेट इशू किया। तो उस शेयर सर्टिफिकेट पर जो थे उसने उस सेक्रेटरी ने क्या कर दिया, 2 डायरेक्टर के जो साइन थे वो डुप्लीकेट कर दिए, ठीक है।
ने 2 डायरेक्टर के साइन डुप्लीकेट करके और वो जो शेयर सर्टिफिकेट था वो शेयर होल्डर को दे दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, अब वो शेयर होल्डर जो सर्टिफिकेट उसके पास था वो क्या कहता, अभी मैं तो अब इस कंपनी का जो है रजिस्टर्ड मेंबर हूँ, तो इस केस में वो जो शेयर होल्डर था वो रजिस्टर्ड मेंबर होने के लिए दावा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको जो सर्टिफिकेट इशू किया गया था वो डायरेक्ट के डुप्लीकेट साइन करके इशू किया गया था। तो इस केस में जो डिसीजन था भी, वो जो पर्सन था जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट वो उस कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास जो सर्टिफिकेट था वो नकली था। तो इस तरह से अगर कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा सर के द्वारा नकली डॉक्यूमेंट्स इशू किया जाता है तो उस एक्टिविटी के लिए जो है कंपनी लायबल नहीं होगी। तो इस केस में जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो आउटसाइडर ही होंगे। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं। बी, इन तीनों एक्सेप्शंस में जो है कोई भी आउटसाइडर पार्टी इंडोर मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है उसका सहारा लेकर अपने आप को सेफ नहीं कर सकती। आया समझ? अब किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो पूछो बच्चों।